एलसीआर सर्किट का हम लोग का लास्ट ये टॉपिक रह गया था, पावर कंसीडरेशन इन एलसीआर सर्किट। तो यहाँ पे पावर कैसे निकालेंगे? यहाँ पे भी पावर बिल्कुल उसी तरीके से निकाला जाएगा जिस तरीके से पावर एलआर सर्किट या सीआर सर्किट में निकाला गया, या उससे पहले प्योरली रेजिस्टिव, प्योरली कैपेसिटिव, प्योरली इंडक्टिव में निकाला गया। पहले हम लोग इंस्टेंटेनियस पावर निकालेंगे। इंस्टेंटेनियस पावर का मतलब होता है इंस्टेंटेनियस करंट इनटू इंस्टेंटेनियस ईएमएफ। तो इंस्टेंटेनियस ईएमएफ एंड इंस्टेंटेनियस करंट, ई का वैल्यू हम लोग को मिला था यहाँ पे ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5, और आई का वैल्यू हम लोग ले लिए थे आई नॉट साइन ओमेगा टी। इसी को हम लोग अगर सजा के लिखे तो ये हो जाएगा ई नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी, और साइन ओमेगा टी प्लस 5 यानी साइन ए प्लस बी को हम लोग खोल दिए अगर इसको, तो ये हो जाएगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। फाइनली जब ब्रैकेट खोल देते हैं तो ये हमारा बन जाता है ई नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस 5 प्लस ई नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी साइन 5। ये आया। दिस इज द वैल्यू ऑफ द इंस्टेंटेनियस पावर। बस अब हम लोग को क्या चाहिए? एवरेज पावर। एवरेज पावर हमारा कंप्लीट साइकिल या कंप्लीट एक वेव बनाता है, उसमें कितना इसका एवरेज पावर होगा। तो एवरेज पावर का जो फॉर्मूला है वो होता है इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू t ऑफ इंस्टेंटेनियस पावर। लेकिन इंस्टेंटेनियस पावर में तो कहीं पे dt फैक्टर नहीं है, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं dt बाई dt से। सिंपल। तो इससे क्या होगा? अब देखो, इससे हम लोग क्या करेंगे, इसको दो हिस्सों में लिख देंगे। दिस मीन्स कि इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू t इंस्टेंटेनियस पावर, और इसके साथ एक dt जोड़ देंगे, और होल डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू t dt। इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू dt का मतलब हो जाएगा कैपिटल T सिर्फ, और इसको ये वाला पूरा वैल्यू पुट करके हम लोग इसको इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन करके क्या आता है देखो, एवरेज पावर 0 से t इंस्टेंटेनियस पावर, यानी ये हो जाएगा ये पूरा चीज, यहाँ पे हो जाएगा ई नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस 5 प्लस ई नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी साइन 5 dt and whole divided by t। इसका इंटीग्रेशन t दे देंगे। नाउ इंटीग्रेशन में हम लोग क्या करते हैं, बीच में अगर प्लस आए, अच्छा ये ब्रैकेट खोलेंगे तो dt इसके साथ भी जुड़ेगा और इसके साथ भी जुड़ेगा, तो हम लोग इंटीग्रेशन क्या करते हैं, इंडिविजुअल कर सकते हैं इंटीग्रेशन। हम लोग इंडिविजुअली अगर इंटीग्रेशन बैठाते हैं तो ये देखो किसका रूप ले लेगा, p एवरेज इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से t ई नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस 5 dt होल डिवाइडेड बाय t प्लस, अब ये देखो साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, यानी साइन थीटा कॉस थीटा, इसको हम लोग इस रूप में लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 0 टू t ई नॉट आई नॉट साइन 2 थीटा, that means omega t sin 5 dt whole divided by 2, and this whole is divided by t। ये हम लोग ऐसा कैसे लिखे, because we know that sin 2 theta is equal to twice of sin theta cos theta। तो सिर्फ ये वाला पोर्शन हम लोग को यहाँ पे मिल रहा है, तो 2 को इधर भेज दीजिए, क्या हो जाएगा sin 2 omega t by 2। अब यहाँ पे मजेदार बात ये है कि हम लोग पहले इसका इंटीग्रेशन कर चुके हैं। ई नॉट आई नॉट कॉन्स्टेंट है, cos 5 भी कॉन्स्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, सिर्फ यहाँ बच जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt। और हम लोग पहले इंटीग्रेशन करके ये रिजल्ट निकाल चुके हैं कि इंटीग्रेशन 0 टू t साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt का वैल्यू होता है
t/2, और यहाँ पर भी अगर देखें तो 2 बाहर आ जाएगा, ई नॉट आई नॉट साइन फाई बाहर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा सिर्फ इंटीग्रेशन 0 to t sin 2 ओमेगा टी डी। तो इंटीग्रेशन 0 to t sin 2 ओमेगा टी dt का इंटीग्रेशन होता है 0। प्रीवियस टॉपिक्स में देख सकते हो, वहां पे हम अच्छे से इसको एक्सप्लेन करके बता दिए हैं इसका इंटीग्रेशन। फाइनली उनके वैल्यूज को जब यहाँ पुट करते हैं तो ये तो पूरा का पूरा टर्म 0 हो जाएगा, सिर्फ ये जो टर्म दिख रहा है यहाँ पे t/2 आएगा, उसको पुट करते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो ये हम लोग को दे देगा t एवरेज इज इक्वल टू, इसका आ जाएगा t/2, और इसमें ई नॉट आई नॉट और cos फाई तो बाहर आ जाएगा, तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt 0 to t का देगा t/2, तो हम लोग यहाँ पे मिल जाएगा ई नॉट आई नॉट बाई टी, तो यहीं पे लिख देते हैं बाई टी cos फाई इंटू t/2 इंटू t/2, और ये तो पूरा का पूरा 0 ही दे देगा, इसलिए दिस इज प्लस 0। ये t/2 और t/2 में से dt कट गया, तो ये हो जाएगा P एवरेज इज इक्वल टू ई नॉट आई नॉट बाई 2 cos फाई। फाइनली ये हो गया हम लोगों का मेन फॉर्मूला, और वहीं पे इसको जरा हल्का सा एक्सपेंड करें अगर, तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि P एवरेज इज इक्वल टू ई नॉट आई नॉट बाई 2 cos फाई के बदले लिख सकते हैं r बाई रूट ओवर ऑफ r स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी होल स्क्वायर। ये हो गया cos फाई का वैल्यू। अब यहाँ पे cos फाई जो दिखता है, इस cos फाई को हम लोग कहते हैं पावर फैक्टर, और ये जो दिख रहा है ये पार्ट को कहते हैं अपरेंट पावर, इसको कहते हैं हम लोग ट्रू पावर। इसी जो पार्ट को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखो P एवरेज इज इक्वल टू, ये 2 है, इसको हम √2 इंटू √2 खोल सकते हैं, तो ये हो जाएगा ई नॉट बाई √2 मल्टीप्लाइड बाई आई नॉट बाई √2 मल्टीप्लाइड बाई cos फाई। नाउ पीक वैल्यू बाई √2 हो जाता है क्या, इसका आरएमएस वैल्यू दे देगा हम लोगों को, तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं कि P एवरेज इज इक्वल टू ई आरएमएस इंटू आई आरएमएस इंटू cos फाई। तो जरा आप इसको ध्यान देख देना, इंस्टेंटेनियस पावर ई आई को कह देंगे इंस्टेंटेनियस पावर, एवरेज पावर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस पावर dt इंटू dt बाई dt, तो अपरेंट पावर हो जाएगा ई आरएमएस इंटू आई आरएमएस। सारा नाम याद रखना, इंस्टेंटेनियस पावर हो जाएगा ई आई, अपरेंट पावर हो जाएगा ई आरएमएस आरएमएस, और पी एवरेज को कहते हैं ट्रू पावर। तो यहाँ पे cos फाई का डेफिनेशन क्या कह सकते हैं, इसको कहेंगे पावर फैक्टर, तो पावर फैक्टर इज इक्वल टू, इसको अगर इधर भेज दे तो क्या हो जाएगा ट्रू पावर बाई अपरेंट पावर। तो इसको अच्छे से याद रखना, हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसको इसी को ऐसे लिख सकते हैं ट्रू पावर इज इक्वल टू अपरेंट पावर इंटू पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर का डेफिनेशन हो गया, पावर फैक्टर इज इक्वल टू ट्रू पावर डिवाइडेड बाय अपरेंट पावर। ट्रू पावर बाय अपरेंट पावर, ये हो गया पावर फैक्टर का डेफिनेशन कह सकते हो या फॉर्मूला भी कह सकते हो। और यहीं से हम लोग को cos फाई जो दिख रहा है पावर फैक्टर, cos फाई का वैल्यू भी हमको मालूम है, डेरिवेशन में तुमको हम बता दिए थे, और बाकी और कुछ है नहीं यहाँ पे, कुछ स्पेशल केसेस है, वो स्पेशल केसेस हम करके दिखा रहे हैं तुम लोगों को। स्पेशल केसेस में ज्यादा कुछ नहीं करना है हम लोग को, बस यही देखना है कि किस तरीके से ये जो फॉर्मूला दिख रहा है ना, इसी फॉर्मूला को हम लोग कहेंगे मेन फॉर्मूला। अब तक हम लोग जितना भी सर्किट देखे हैं ना, तो सारा का सारा सर्किट का पावर हम लोग इसी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। किस तरीके से निकालेंगे वही भी दिखाएंगे हम तुम लोग को, केस बाय केस बेसिस पर हम तुम लोग को दिखाएंगे किस तरीके से एक ही फॉर्मूले से सारे सर्किट्स का पावर निकाला जा सकता है, वो दिखाएंगे। और इसके साथ हम लोग का पावर कंजर्वेशन भी खत्म होगा, उसको चलो करते हैं। तो अब देखो स्पेशल केस 1, केस 1 फॉर प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। फॉर प्योरली रेजिस्टिव सर्किट हम लोग क्या लिख सकते हैं,
प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में जो फेज एंगल होता है वो 0 डिग्री होता है, यानी ई और आई के बीच में फेज 0 का होता है। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि दिस फेज फाई का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा 0 डिग्री फॉर प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। देन जैसे ही फेज फाई को 0 डिग्री होता है, तो ये इक्वेशन में अगर हम लोग पुट करें cos फाई के वैल्यू cos 0, तो cos 0 क्या हो जाता है, cos 0 1, cos 0 1, तो हम लोग क्या मिल गया, E0 I0 by 2, यानी P एवरेज हो जा रहा है E0 I0 by 2 या फिर ERMS into IRMS, और यही था हम लोग का पावर, एवरेज पावर फॉर प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। केस 2 और केस 3 को देखो, केस 2 एंड केस 3, ये होगा फॉर प्योरली इंडक्टिव सर्किट और ये हो जाएगा फॉर प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। दोनों में ही फेज एंगल तो 90 डिग्री का था, एक बार 90 डिग्री से लीड कर रहा है तो एक बार 90 डिग्री से लैग कर रहा है, बट फेज एंगल तो 90 डिग्री का ही था। तो cos 90 क्या होता है, cos 90 0, दैट मींस द पावर बिकम्स 0। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि एवरेज पावर इन बोथ दिस सर्किट्स इज 0, और ये हम लोगों ने तभी भी देखा था जब हम लोगों ने इंडिविजुअली सर्किट के बारे में डिटेल में पढ़ा था। अब ये क्या बताता है, हम लोग याद रखना, हम उसको भी बताए थे, अभी बता दे रहे हैं कि ये इन दिस केस ओनली जो करंट है उस करंट को कहेंगे हम लोग वाटलेस करंट। इन दिस सर्किट जो करंट आएगा, करंट विल बी कॉल्ड एज वाटलेस करंट, वाटलेस करंट या आइडियल करंट इसे कह सकते हैं हम लोग, आइडियल करंट। आइडियल करंट, इस करंट की ये खासियत है कि ये करंट कोई भी वर्क डन करके नहीं देता है। दिस करंट डज नॉट डू एनी काइंड ऑफ वर्क। अब ये जो स्टेटमेंट है ना, ये स्टेटमेंट काफी एक कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसको समझ नहीं पाते। वर्क डन करने का मतलब क्या होता है, ये जो मान लो जो फैन का स्विच ऑन किए, पंखा घूम रहा है, तो ये जो करंट यहाँ से जा रहा है वो करंट क्या कर रहा है, वर्क डन कर रहा है, पंखा को घुमा रहा है। ये सर्किट में क्या ये वर्क डन नहीं करेगा? अगर ये करंट वर्क डन नहीं किया तो फिर ये करंट का काम ही क्या है, कुछ करके ही नहीं देगा। तो इसको आइडियल क्यों बोल रहे हैं, आइडियल केस क्यों कहते हैं? आइडियल का मतलब वो केस जो सबसे बेस्ट केस हो। तो बेस्ट केस क्यों कह रहे हैं फिर इसको? तो यहाँ पे एक चीज याद रखना, वाटलेस करंट या वर्क नहीं कर रहा है, नो वर्क इज डन बाय दी करंट। नो वर्क इज डन बाय द करंट, ये किस पे, ये उस सर्किट एलिमेंट पे कोई काम नहीं करके दे रहा है। अब इसका मतलब समझना, अगर तुम्हारा फुचका का दुकान है तो आइडियल फुचका वाला कब पहला होगा, जब तुम खुद वो फुचका खा नहीं रहे हो, तुम सारा का सारा फुचका क्या कर रहे हो, बेच रहे हो, कस्टमर को दे रहे हो। यहाँ पे जब हम एक सर्किट डिजाइन कर रहे हैं तो वो सर्किट का जो डिजाइनिंग है, वो सर्किट हम लोग को एक काम करके देगा, उस सर्किट का एक आउटपुट होगा, उस सर्किट में इस्तेमाल किए गए डिवाइस वो काम करेंगे। वो एनर्जी खा लिए तो ऑलरेडी क्या हो रहा है, यहाँ पे हम लोग जब वही सर्किट एलिमेंट एनर्जी खाना शुरू कर देंगे तो उनको चलाने में ही एनर्जी लग जा रहा है। वो तो काम करके दे रहे, वो तो एक्स्ट्रा काम हो गया। समझ में आ रहा है? जैसे कि मान लो अगर हम तुमको बोले कि यहाँ पे ये फैन का रेगुलेटर है, इससे हम फैन को कम या तेज करेंगे, तो ये रेगुलेटर का काम क्या है, फैन को कम या ज्यादा करना या तेज करना या कम करना, यानी करंट का सप्लाई को ये कंट्रोल करता है। इसमें ये खुद कुछ करंट नहीं खा रहा, ये बस सप्लाई को कंट्रोल कर रहा है। अगर ये खुद करंट खाना शुरू कर देगा तो फैन तो खा ही रहा है करंट, वर्क डन तो हो ही रहा है, वर्क डन यहाँ भी होना शुरू हो जाएगा। और ये तो मेरा अनडिजायरेबल इफेक्ट है। अनडिजायरेबल इफेक्ट क्यों? क्योंकि हम करंट से सिर्फ फैन घुमाना चाहते हैं, रेगुलेटर में हम कोई काम नहीं करवाना चाहते हैं फैन से। रेगुलेटर, ये करंट से हम कोई काम नहीं करवाना चाहते हैं रेगुलेटर से। रेगुलेटर से सिर्फ करंट पास होगा, रेगुलेटर से सिर्फ करंट रेगुलेट होगा। रेगुलेटर करंट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, वो हो जाएगा आइडियल केस, जहां पे करंट सिर्फ यहां से रेगुलेट हो रहा है, ये करंट को इस्तेमाल नहीं कर रहा है, तो ये आइडियल केस होगा। लेकिन अगर रेजिस्टर का इस्तेमाल करें तो रेजिस्टर क्या होता है, वो खुद भी करंट खाता है या पावर खाता है। क्यों? हीट के रूप में करंट या एनर्जी का वेस्टेज करता है। जबकि इंडक्टर और कैपेसिटर का इस्तेमाल करेंगे अगर, तो वो जो भी काम करके दे, वो एक भी करंट अपने आप को चलाने के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसलिए इसको कहते हैं आइडियल करंट या वाटलेस करंट। वाटलेस करंट या आइडियल करंट मतलब ये नहीं कि वो कोई काम नहीं कर सकता।
जिस काम के लिए वो सर्किट को डिजाइन किया जा रहा है वो काम हमको मिलेगा ही, लेकिन उसमें जो सर्किट एलिमेंट इस्तेमाल किया गया है वो सर्किट एलिमेंट किसी तरह का कोई भी करंट अपने आप को चलाने के लिए खर्चा नहीं करेगा। उस पर जितना भी एनर्जी दिया जाएगा वो स्टोर करके रख लेगा, सेव करके रख लेगा। रजिस्टर की तरह वेस्ट या हीट एनर्जी में उड़ा नहीं देगा उसको, वो एनर्जी सेव करके रख लेगा। इंडक्टर जो है मैग्नेटिक फील्ड के रूप में एनर्जी सेव करेगा, कैपेसिटर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में एनर्जी सेव करेगा। दोनों एनर्जी सेव कर लेंगे और जरूरत आने पे वापस एनर्जी दे भी देंगे। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे वाटलेस करंट है इसको आइडियल करंट कहते हैं। और इसी वक्त में कहते हैं नो वर्क इज डन बाय द करंट, यानी नो वर्क इज डन बाय द करंट फॉर दैट सर्किट एलिमेंट। वो सर्किट को चलाने में कोई खर्चा नहीं हो रहा, सर्किट से वो जो काम हो रहा है वो काम करने में जरूर कुछ खर्चा हो पा रहा है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आया? तो इस रिस्पेक्ट में वाटलेस करंट कहा जा रहा है, इस रिस्पेक्ट में नो वर्क इज डन, और इस रिस्पेक्ट में हम लोग आइडियल करंट का नाम दिए हैं इसको। आगे बढ़ते हैं केस 4 में। केस 4 में फॉर LR सर्किट, LR सर्किट में हमारा जो फेज एंगल था वो फाई था, cos फाई का जो वैल्यू वहां था वो हम लोग को याद है। तो फॉर्मूला यही बदल के क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम P एवरेज इक्वल टू E नॉट I नॉट बाई 2। cos फाई का वैल्यू उस वक्त क्या रहता है, R डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। ये फॉर्मूले में ये बदल जाता है यहाँ पे, cos phi in that case cos phi is equal to this। तो ये फॉर्मूले से ये जो फॉर्मूला आया है cos phi का वैल्यू, ये सिर्फ LR है, इसमें सर कैपेसिटर है ही नहीं। जब कैपेसिटर है ही नहीं तो कैपेसिटर का अपोजिंग फैक्टर XC आएगा ही नहीं। जब XC आएगा ही नहीं तो ये पोर्शन तो पूरा उड़ा दो, तो क्या बच गया, R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। तो R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर, और पीछे जाके LR सर्किट का देख लो, वहां पर तुमको यही मिला हुआ उसका पावर। यहां से हम लोग ये भी लाते हैं। And what happens for the last case, case 5? Case 5 में हम लोग को दिखेगा for CR circuit, for CR circuit ये हो जाएगा P average is equal to E नॉट I नॉट बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई, जैसे समझ में आ रहा है C है और R है तो C रहेगा, R रहेगा, XL यहाँ पे नहीं रहेगा, ये हो जाएगा R बाई रूट ओवर ऑफ R स्क्वायर प्लस XC होल स्क्वायर। तो ये भी यहीं से ही आ रहा है। दैट मींस ये जो दिख रहा है पावर का फॉर्मूला जो है ये एक यूनिवर्सल फॉर्मूला है, मेन फॉर्मूला है, जहां से हम लोग का सारे सर्किट जो अभी तक हम लोग किए हैं सबका पावर हम लोग यहीं से निकाल के दे सकते हैं। दिस इज आवर मेन फॉर्मूला। और LCR जो सर्किट वो हो गया हमारा मेन सर्किट हो गया, क्योंकि हर एक कदम पे हम लोगों ने देखा है कि हम लोग पिछले सर्किट्स का सारा डेरिवेशन निकाल के दे सकते हैं सिर्फ LCR सर्किट के डेरिवेशन से। तो ये है हमारा पावर। तो बस यहीं तक है हमारा ये LCR सर्किट का पूरा कहानी। इसके बाद हम लोग आगे जाएंगे, चोक कॉइल भी है प्लस हाँ, और एक देखो R सर्किट किए हम लोग, L किए, C किए, LR किए, CR किए और LCR कर दिए। LC नहीं हुआ यहाँ पे, LC सर्किट हम लोग यहाँ पे करेंगे। LC सर्किट क्यों नहीं किए, इसको ऐसे समझ सकते हैं हम लोग। अच्छा, जब LC सर्किट करेंगे तो हम समझाएंगे कि LC सर्किट क्यों नहीं किया। ये काम चलो ये बताते हैं। LC सर्किट बिल्कुल वैसा हो गया, मान लो कि दो ग्लास दिए हैं, दो ग्लास अलग अलग रूप में, एक कांच का ग्लास है और एक स्टील का ग्लास है। L को अगर बोल दिया हम लोग स्टील का ग्लास और जो C हो गया वो कांच का ग्लास हो गया, तो हम लोग क्या लिए, रजिस्टर हो गया इंसान जो पानी पीने वाला है। अब ये इसका अकेले एक स्टडी किए, इसका अकेले एक स्टडी किए, इसका अकेले स्टडी किए। जब इन दोनों का स्टडी किए तो ये क्या हो रहा है, स्टील का ग्लास और पानी पीने वाला है। तो स्टील का ग्लास और पानी पीने वाला में पानी पीने वाला हो रहा है यहाँ पे। इसके में क्या हो गया, कांच का ग्लास और पानी पीने वाला है। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या देख रहे हैं, पानी पीने वाला मिल रहा है। लेकिन जब L और C जब करेंगे तो L और C में क्या है, दोनों अलग टाइप के ग्लास है। इस ग्लास में से पानी कभी इसमें जाएगा और इस ग्लास में से पानी कभी इसमें जाएगा। पानी कभी खर्चा होगा ही नहीं यहाँ पे, पानी बस ग्लास चेंज करता रहेगा। यहाँ पे पानी क्या हो रहा है, खर्चा हो रहा है। तो इसको हम लोग स्टडी के लिए करने के लिए इतना कुछ था। E और I का फेज रिलेशन था, E और I में कौन लीड कर रहा है कौन लैग कर रहा है, एवरेज पावर एवरेज क्या था ये हम स्टडी किए, फेज एंगल स्टडी किए, फेज डायग्राम स्टडी किए, सब कुछ में स्टडी किए। लेकिन हम लोग LC करेंगे तो LC में तो E और I का फेज का कोई बात ही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे E और I जो है एक बार कभी इसमें आ रहा है कभी इसमें जा रहा है, खर्चा करने वाला तो कोई है ही नहीं यहाँ पे। इसमें से करंट इसमें, एनर्जी इसमें जाएगा, इसमें से एनर्जी इसमें जाएगा। तो ये होता है ऑसिलेशन। ऑसिलेशन का मतलब होता है बस इधर से उधर इस चीज को पलटते रहना, यही चीज यहाँ पे होता रहेगा। और ये होगा हमारा
LC ऑसिलेशन सर्किट के अंदर, ये भी हम लोग करेंगे आज को ही। चलो उससे पहले इसको देख लो अच्छे से, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में मूव